Okay, so good evening everyone. Yesterday we have started the chapter 1 of SST class of 10th class. Now we will see the next part, that is this one. So let's begin. क्या आप जानते हैं? Good evening Azim, good evening. Reading लगाई आपने? हाँ सर, हाउ आर यू सर? I am good, thank you. Let's continue our class. क्या आप जानते हैं? इस पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखो पत्थर जैसा चीज दिख रहा है, लेकिन ये कुछ अजीब सा है। तो देखते हैं क्या लिखा है। फ्रांस के लुव्र संग्रहालय का सबसे अति प्राचीन शिलालेख। अति प्राचीन शिलालेख। शिलालेख क्या होता है? जब पत्थरों पे कुछ लिखा गया होता है तो उसको बोलते हैं शिलालेख। फ्रांस की कोई लाइब्रेरी है जिसका नाम है लुव्र। लुव्र नाम की है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को बोलते हैं संग्रहालय। ठीक है, ओके। और ये अति प्राचीन मतलब बहुत प्राचीन है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऊपर के चित्र में हाथ में ढाल और भाला लिए हुए सैनिक की अनुशासित पंक्ति और उनका नेतृत्व करते सेनानी दिखाए जाते हैं। अच्छा, इसमें देखो ये एक आदमी दिख रहा है, देख रहे हो? इसने ये धनुष और बाण पकड़ा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे भी दिख रहा है, इसने तलवार पकड़ी है। देखो ये ऐसे लंबा सी तलवार पकड़ी, और उसके पीछे उसकी सेना है, यानी कि वो कैप्टन होगा ये आगे, और ये बाकी के प्लेयर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ये सेना है। ऐसे दो सेनाएं बताई हुई हैं, इस पे पत्थर पे बना के रखा है। फाइन। ऐतिहासिक घटनाओं का लिखित अंकन करने की परंपरा का प्रारंभ मेसोपोटामिया की सुमेर संस्कृति में। अब इसको याद रखो, कहाँ से प्रारंभ हुआ? जब पत्थरों पे ड्राइंग करके बनाया जाता था तो कहाँ से चालू हुआ है? देखो लिखा है मेसोपोटामिया के सुमेर संस्कृति में हुआ। इसको याद रखना है, तुम्हारे कहीं ना कहीं होगा। एक मार्क का नंबर, एक नंबर का मार्क्स। ऐसे वर्तमान स्थिति में कहा जा सकता है। सुमेर साम्राज्य के राजाओं और उनके बीच हुए संघर्षों की कहानियों का वर्णन तत्कालीन शिलालेख में संरक्षित रखा गया है। अच्छा, मतलब वहाँ की जो ड्राइंग वगैरह थी उसके अंदर ये इन पत्थरों पे हमको काफी चीजें उस समय की जानकारी मिलती है। उनमें सबसे अति प्राचीन शिलालेख लगभग 5400 वर्ष प्राचीन है। शिलालेख में सुमेर के तत्कालीन दो राजाओं के बीच हुए युद्ध का अंकन हुआ है। देखो मैंने बताया था ना, एक ऊपर एक राजा अलग दिख रहा है, लेकिन नीचे दिख रहा है, यानी कि दो अलग अलग राजाओं की ये सेना बता रखी है। आगे क्या बोला हुआ है? सुमेर साम्राज्य के राजाओं और उनके बीच हुए संघर्षों की कहानियों का वर्णन तत्कालीन शिलालेख के संरक्षित रखा गया है। उनमें सबसे अति प्राचीन, अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया ना, युद्ध का अंकन हुआ है। इस समय यह शिलालेख फ्रांस के विश्व विख्यात लुव्र संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, ये हमने देख लिया। फाइन। इसका कहने का मतलब है इसका कि ऐसे जो पत्थर हैं जिन पे ड्राइंग बनाई होती थी और राजाओं के बारे में लिखा होता था, ये ऐसे बहुत सी प्राचीन चीजें हमको मिली हैं जो हमको इतिहास के बारे में बताती हैं, हमारे हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। और जो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? मेसोपोटामिया के सुमेर में। मेसोपोटामिया के सुमेर में। बस ये चीज अपने याद रखने वाली है। बाकी अब वो क्या डिजाइन है, कैसा बोले कि पत्थर वाला है, कैसा, वो सब अपने काम करेंगे। बस ये याद रखना, मेसोपोटामिया के सुमेर में सबसे पहला मिला हुआ है। आगे का देखते हैं। आधुनिक इतिहास लेखन। आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति की 4 प्रमुख विशेषताएं बताई जाती हैं। 4 प्रमुख हैं, अब देखो 4 प्रमुख हमारे काम के हैं। यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। इसका प्रारंभ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति के साथ होता है। देखो कितनी बढ़िया बात बोली है, उचित प्रश्न। देखो किसी भी इंसान की पहचान होती है कि वो सवाल कैसा पूछता है, सवाल कैसा पूछता है। ठीक है, मैंने तुमको बहुत पहले बताया था ये कि किसी भी इंसान की पहचान होती है कि वो सवाल कैसे पूछता है। अब वो एकदम क्या सड़ा सा सवाल पूछ रहा है। अब मैं सोशल स्टडीज का पढ़ा रहा हूँ और पूछ दिया कि सर काला कड़क में यहाँ पे क्लास कब खुलने वाली है, तो ये हो गया सड़ा सा सवाल, क्योंकि हमारा विषय कोई और चल रहा है, तुम सवाल क्या पूछ रहे हो, वो भी ऐसे टाइम पे जब तुमको आधे चीजें खुद ही पता है कि अभी कोविड वाला नहीं हो रहा है। तो ये सब हो गए खराब सवाल। लेकिन अभी इसी में से कुछ पूछ दिया कि सर ये जो मेसोपोटामिया है, इनकी संस्कृति कितनी पुरानी है, या फिर कि जो मेसोपोटामिया के टाइम पे क्या हमारे देश में क्या हो रहा था उस समय। तो ये वाले सवाल हो जाते हैं अच्छे सवाल। तो ऐसे करके ये सबसे पहला बताया हुआ है कि आधुनिक इतिहास कैसे पहचाना जाता है कि उचित सवाल की प्रस्तुति। उचित सवाल की प्रस्तुति, ये हम आगे और देखें शायद, आगे पता नहीं कितना बताया हुआ है तुम्हारी किताब में, देखते हैं। पहला तो हो गया उचित प्रश्नों की प्रस्तुति।
सेकंड है, ये प्रश्न मानव केंद्रित होते हैं, अर्थात ये प्रश्न भूतकालिक विभिन्न मानवीय समाज के सदस्यों द्वारा विशिष्ट कालावधि में किए गए कार्य व्यापारों से संबंधित होते हैं। इतिहास में उन कार्य व्यापारों का संबंध दैवी घटना अथवा देवी देवताओं की कथा कहानियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया नहीं जाता। देखो इसमें क्या बढ़िया बात बोली है। अब इसके रिलेटेड मैं कल तुमको एक बहुत सुंदर सी कहानी बताऊंगा जो कि मेरे फेवरेट इसकी है, फिलोसोफर की, कल बताऊंगा, लेकिन आज हम ये वाला देखते हैं कंप्लीट करने की। इसमें देखो क्या बता रहा है, सेकंड पॉइंट में क्या बताया है कि सेकंड पॉइंट में जो पहले के लोग होते थे, ठीक है, वो लोग जो उस समय बीत रहा था उसके बारे में सवाल करते थे कि भाई ये सूरज पूरब से ही क्यों निकल रहा है, ये हम लोग हवा में क्यों नहीं उड़ते हैं, ऐसे करके सवाल पूछते थे। और वो पूछते थे तो उसके जवाब भी खोजते थे। ऐसा नहीं है, पूछने से मतलब ये नहीं है कि भैया अपने टीचर से पूछ लिया या फिर जाके भगवान के मूर्ति के सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं। वो अपने आप से पूछते थे कि भाई ऐसा क्यों, और क्यों है तो उसको खोजते भी थे, फिर एक्सपेरिमेंट करते थे, देखते थे कैसे थे, और वो जो भी निकलता था उसको फिर नियम बना देते थे या फिर उसका वो साइंस में इंक्लूड हो जाता था। जैसे कि अभी पहले के टाइम पे गैलीलियो नाम का आदमी था, तो उसने दूरबीन से देखा कि भाई ये तो हम लोग दुनिया में अकेले नहीं है, हमारी धरती के जैसे और भी बहुत सारे ग्रह है। वरना अपन लोगों को क्या लगता था, हम लोग सोचते थे हमारी एक धरती है और वो भी चपटी है, अपन इधर से जाएंगे तो इधर से गिर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो इधर गिर जाएंगे, इसलिए लोग बहुत दूरबीन नहीं चल के जाते थे, सोचते थे कहीं गिर जाएंगे। लेकिन गैलीलियो ने जब देखा कि अरे हमारी धरती की ऐसे ही गोल गोल चीजें और भी है, और ये गोल है, गोल होने की वजह से फिर भी हम चिपके हुए हैं, यानी कि उसके अंदर ताकत भी है, हमारी धरती के गोले के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की एक ताकत भी है जो हमको जोड़े हुए है। गोल होने के बजाय भी हम यहाँ पे गिर नहीं रहे हैं, जैसे गिर नहीं रहे हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे। हेलो सर। हाँ जी। सर वो गैलीलियो का पूरा नाम क्या है? गैलीलियो गैलीली। ओके सर। हाँ, तो ऐसे करके बहुत सारे उस टाइम के साइंटिस्ट हुए जिन लोगों ने, जो विचारक थे। जो विचारक क्या होता है मैंने बताया, जो लोग सोचते हैं, और जो लोग सोचते हैं वही जिंदगी में कुछ कर पाते हैं, क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले सोचना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि अब तुम बताओगे सर ब्रश करना है तो मैं इसमें सोचूंगा क्या, अभी ब्रश करने वाला ही काम नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये तो जिनकी दिन का एक नॉर्मल काम हो गया जो कि हम करते ही करते हैं, दांत साफ करने के लिए। शिमला मिर्च वाला है, किसी को चाहिए क्या? सर कितने किलो है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि सही सवाल पूछना, सबसे पहले सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है। मैंने तुम्हें बताया कि इसका एग्जांपल मैं कल बहुत बढ़िया से एक स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी से तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आज फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि उचित सवाल, सही सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है। तो दूसरा पॉइंट हमने देखा कि सवाल कैसे होने चाहिए, सवाल ऐसे होने चाहिए कि जिनके बारे में हमको पहले से जानकारी नहीं है। अब मैंने कुछ टाइम पहले हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे, टाइम मशीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, टाइम मशीन की, ठीक है। पता नहीं तुम लोग थे कि नहीं उस ग्रुप डिस्कशन में। टाइम मशीन के बारे में डिस्कशन हुआ था कि भाई टाइम मशीन क्या बन सकती है, कि ऐसा कोई मशीन आ जाएगी जिससे हम पीछे जा सकें, अजीम के पैदा होने से पहले हम चले जाएं। अजीम की मम्मी परेशान है तो बोली कि अरे पैदा ही का हुआ, इससे बढ़िया तो पैदा नहीं हुआ रहता, तो अजीम की मम्मी पीछे आएगी, पूरा सब कुछ पीछे कर देंगी और फिर पैदा ही नहीं होगा अजीम, ठीक है। तो मैं मजाक कर रहा था। तो ऐसे करके काफी चीजें हैं जो कि अगर टाइम मशीन होगी तो वैसी चीजें पीछे जाके हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ या फिर वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जब हमको तो ये चीजें पता है कि भाई ये सब गलत हुई हैं, तो हम उन चीजों को घटने से पहले ही अगर हमको टाइम मशीन जैसी कोई चीज होगी तो उससे हम पीछे आके उसको रोक लेंगे, उसको बदल देंगे। तो क्या ये चीजें पॉसिबल है? ये सब चीजें होती हैं, ये आ जाती हैं हमारे सोचने में। हम सोचने लगे जब इसको, तो हम इस पे काम करेंगे तो हो सकता है कभी ना कभी हमें इस चीज में सफलता मिल जाए। जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि गाड़ियां खुद ब खुद चलने लगेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंप्यूटर अपने आप सोचने लगेगा, अपने आप सोचेगा तो अपने आप फिर वो खुद दूसरी मशीनें बनाने लग जाएगा। तो ऐसे करके हम दो कुछ कुछ चीजों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मानव इतना विकास करते जा रहा है कि वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी भी चीजें पॉसिबल है कि बन सकती हैं जो हम अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी देखो हम लोग मंगल ग्रह तक पे चले गए हैं, तो क्या पता वहां पे तो थोड़ा हम और खोजेंगे तो पता चला वहां पे भी पानी मिल गया, पानी मिल गया तो हवा भी होगी, हवा होगी तो फिर वहां पे इंसान बच सकता है। यहाँ से पता चला यहाँ से पेड़ पौधे
अच्छा मैं तुमको बताता हूँ, जब भी जो एक वो लॉन्च किया था इजराइल ने, एक मिसाइल लॉन्च की थी। उस मिसाइल के अंदर उन लोगों ने, जितने धरती में सब पेड़ पौधे मिलते हैं, उनके छोटे छोटे बीज ना एक गोले के अंदर रखा था। इस गोले को कैप्सूल बोलते हैं। इस कैप्सूल के अंदर रखा था और इसको भेजा था इन लोगों ने, मार्स पे भेजा था। मार्स पे भेजा था, क्यों भेजा था कि अगर वहां पे पानी हुआ तो वहां पे पौधों को बो देंगे, ताकि कुछ टाइम में वो जो मार्स होगा, मार्स ग्रह होगा, वहां पे इन पौधों को बो देंगे तो कुछ टाइम बाद वहां पूरे जंगल हो जाएंगे और लोगों के रहने लायक हो जाएगा। और फिर वहां से हम लोग भेजेंगे और वहां पे भी हम, जिससे अभी हमारे दुनिया में जनसंख्या बहुत बढ़ते जा रही है, साधन बहुत कम है, तो ये आगे चल के बहुत मुश्किल होगी लोगों को। तो इसके लिए साइंटिस्ट खोज रहे हैं कि कोई और अगर पृथ्वी जैसा ही जगह मिल जाए कि जहां पर हम अपने पानी मिल जाए, हवा मिल जाए, तो वहां पे अब रह सके। वैसे ही इसराइल ने भेजा था, लेकिन वो वहां पे मार्स में नहीं मिला, तो वो सब बेकार हो गया था। ओके, सो लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? उन प्रश्नों के इतिहास में दिए गए उत्तरों के विश्वसनीय प्रमाणों का आधार प्राप्त रहता है, अतः इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना तर्कपूर्ण और सुसंगठित बैठने वाली होती है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर, जैसे मैंने गैलीलियो का एग्जांपल बताया तुमको कि गैलीलियो ने जब दूरबीन से देखा, अपना उसने खुद का दूरबीन बनाया, यहाँ पे 10-12 लेंस लगाए और उसने देखा, तब उसको गोल दिखा और उसने फिर अपनी किताबों में पूरा लिख दिया कि भाई ऐसे ये वाला लेंस लगाओ, ये वाला लेंस लगाओ तो हमको बहुत दूर का नजर आता है। और फिर दूर का नजर आ रहा है तो मैंने देखा कि जो एक मंगल ग्रह था वो ऐसा ऑरेंज कलर जैसा दिखता है, क्योंकि वहां पे हीलियम गैस है और इसकी वजह से वो गोल है, तो हमारी पृथ्वी भी गोल होगी। तो फिर बाद में जब स्पेस में गए तो हमने स्पेस से देखा तो हाँ, सच में पृथ्वी गोल थी। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो सिर्फ हमने देखी हुई है, या फिर हमने कुछ चीजें बस अंदाजे में रखी हुई हैं। जैसे साइंस में बहुत सारी चीजें हैं जो अब आज भी अंदाजे में है। जैसे एटम का साइज हमको ऐसे ठीक से अभी पता नहीं है, लेकिन हमने कुछ तो भी ऐसा मान के रखा है। तो वैसे बहुत सारी चीजें अभी अंदाजे में है। तो क्या उसका जो हमने अंदाजा करके रखा है उसको चैलेंज किया जा सकता है? क्या अजीम अगर एक कोई साइंटिस्ट बन जाए तो वो खुद एक नया कुछ ऐसा निकाल दे कि जिससे हम चीजों को बदल सकते हैं? वो जैसे आज ग्रेविटेशनल पावर है 9.8, ठीक है, लेकिन अजीम बोलेगा नहीं, ये जो अभी तक हम मान के चल रहे थे गलत है, मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे पता चला कि वो 10.2 है। और उसको प्रूव करने के लिए उसने पूरा थ्योरम लिख रखी होंगी अच्छे से। तो अगर उसका थ्योरम पहले की थ्योरम है उनसे ज्यादा सटीक है तो अजीम वाला की पूरी दुनिया में माना जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जितने भी पुराने वाले हम लोगों ने शोध करके रखे हैं, क्या वो पूरे 100% श्योर हैं? उसको हमेशा इंसान चैलेंज करता रहता है। जैसे तुमने सुपर 30 मूवी में देखा होगा। सुपर 30 मूवी में वो जो हीरो होता है वो एक लाइब्रेरी में जाता है, वहां पे गणित का एक सवाल होता है जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ होता है, उसको सॉल्व करता है तो फिर उसका नाम मैगजीन में आता है, उसकी फोटो छपती है और बहुत बड़ी मैगजीन है, और फिर उसको बुलाया भी जाता है। तो ये वही होता है कि जैसे इंसान जो होता है, इंसान जो दिमाग वाले होते हैं, जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वो लोग ऐसे शांत नहीं बैठते हैं। वो जो दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया में जो चीजें आसान की जा सकती हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे इलन मस्क, मैंने तुमको नाम बताया था, वो चाहता है भाई लोगों को स्पेस में भेजे, दूसरे ग्रहों पे भेजे, गाड़ियां ऐसे चलेगी जिनमें आदमी की जरूरत ही ना पड़े, तो एक्सीडेंट ही नहीं होगा। अगर गाड़ियां खुद ब खुद चलेंगी, खुद ब खुद ब्रेक लग जाएगा। कभी कभी आदमी दारू पी के गाड़ी पे स्टेयरिंग पे कंट्रोल नहीं होता है, ठोक देता है, लेकिन गाड़ी तो दारू नहीं पिएगी तो गाड़ी खुद ब खुद चलेगी तो ठुकेगी भी नहीं। तो ऐसा करके वो उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो लोग पुराने जो सवाल हैं, पुराने जो थ्योरीज निकली हुई हैं, उनको चैलेंज करके चेंज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, फोर्थ पॉइंट। भूतकाल में मानव समाज द्वारा किए गए कार्य व्यापारों के आधार पर इतिहास के मानव सामाजिक प्रगति का अनुमान किया जाता है। एक मिनट दोबारा पढ़ूं। भूतकाल में मानव समाज द्वारा किए गए कार्य व्यापारों के आधार पर इतिहास में मानव समाज की प्रगति का अनुमान। हाँ, ये लास्ट पॉइंट बताया है कि जो हमने पास्ट में जो अपने हिस्ट्री में हम लोगों ने जो बिजनेस किया हुआ है उसकी वजह से कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी। मानो जैसे अभी हम लोगों ने पहले, जब पिछली सरकार चल रही थी, तो पिछली सरकार कब से कब तक की थी? 2008 से लेके 2000
12 तक की थी, ठीक है। 8, हाँ ठीक है। जब कांग्रेस की थी सरकार, तो वो टाइम पे जब क्या हम सबने, जितने भी हम लोगों ने दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए थे वो अच्छे थे, तो कुछ कुछ संबंध तो बहुत बेकार थे। जैसे हमने चाइना से बहुत सारा सामान लिया करते थे, हम अपने देश में नहीं बनाते थे, सिर्फ चाइना से सब खरीद लिया करते थे। लेकिन आज आज की तारीख में वो हमें नुकसान पहुंच रहा है। पहले हम बहुत सारा सामान चाइना से सिर्फ खरीद लेते थे, अपने बास्केट में डाल लेते थे, लेकिन अब चाइना के साथ झगड़ा हो गया तो चाइना दे ही नहीं रहा हमको, तो अब हम, हमारे पास है ही नहीं, हमको जरूरत पड़ रही है लेकिन हमारे पास है ही नहीं। तो अब भारत क्या कर रहा है, वो अपने देश में ही बना रहा है। अपने देश में बनाएगा तो हमसे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ब खुद अपना बनाएंगे, तो हम अपने देश में ही उसका इस्तेमाल करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम दूसरों को भी देंगे। जैसे कि हम कोरोना की वैक्सीन भी बना रहे हैं, हमारे देश में बहुत सारी बन रही है और हम लोग दूसरे देशों को भी दे रहे हैं। तो वैसे ही बोला कि जैसे हमने व्यापार किए होते हैं, क्या सारे व्यापार सही थे, उस चीजों के बारे में भी सोचना। इसका मैं एक और एग्जांपल तुमको बताता हूँ कि तुम्हारे जो जितने दोस्त हैं आज की तारीख में, ठीक है, तुम अपने दोस्तों के बारे में सोचो, क्या तुमने इन लोगों से दोस्ती की है। मान लीजिए संदेश है, ये संदेश के 10 दोस्त हैं, ठीक है, ऐसे 10 दोस्त हैं। क्या 10 के 10 दोस्त सब काम वाले हैं, सब अच्छे हैं? ये बार बार बीच बीच में अपने आप को, संदेश को चेक करना चाहिए कि मेरे 10 के 10 दोस्त सही है, क्या उसमें से एक साला गलत काम करता है, वो ड्रग्स व्रग्स लेता है, या फिर छेड़छाड़ करता है दूसरों के साथ, या गाली गलौज करता है। अगर ऐसा एक भी है तो उसको उन 10 की अपनी फ्रेंड लिस्ट में से हटा देना चाहिए। समझ में आया है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। यस सर। ओके, ऐसे ही देश के साथ भी होता है। देशों को जब भी लगता है कि ये वाला देश के साथ अभी हमको दोस्ती कर लेनी चाहिए, तो उसके साथ उसी समय दोस्ती कर लेनी चाहिए, या फिर किसी के साथ अगर हमको दुश्मनी या फिर दोस्ती अभी बंद कर देनी चाहिए तो उसको बंद कर देनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया। कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया से हमारी बहुत दुश्मनी हो गई थी चाइना की वजह से, ठीक है। चाइना ने हम लोग, ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारा कोयला है, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से कोयला लिया करते थे, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ से कोयला लिया करते थे, लेकिन चाइना ने बोला कि इंडिया को कोयला मत दे। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को बोला इंडिया को कोयला मत दे क्योंकि हमारा उनके साथ झगड़ा चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो थोड़ा सा मतलब चाइना का बात मानने वाला था, चाइना का चापलूस टाइप था। तो उसने बोला ओके सर मैं नहीं दूंगा, तो इन लोगों ने इंडिया को देना बंद कर दिया। लेकिन फिर अब इंडिया धीरे धीरे 4-5 साल में बहुत ताकतवर बन गया है। तो इंडिया ने अमेरिका से बहुत अच्छी दोस्ती कर ली, अमेरिका के साथ दोस्ती कर ली, और अमेरिका की और चाइना की तो पहले से दुश्मनी रहती है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया को क्या लगा कि अब तो चाइना में बहुत ज्यादा दम बचा नहीं है, चाइना अकेला है, तो अब इस अकेले के साथ ज्यादा दोस्ती करके फायदा नहीं है। तो वही इसने बोला कि भाई इंडिया मैं तेरे को ये भी दूंगा ये भी दूंगा, मेरे को अपनी दोस्ती कर ले। यहाँ पे यूरेनियम भी बहुत सारा है, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम है, कोयला है, तो ये सारी चीजें बोलना कि हम तुमको सस्ते में देंगे। तो फिर अब इंडिया ने दोबारा से इससे दोस्ती कर ली कि ठीक है भाई चलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ही देशों के बीच में भी दोस्ती और संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं, किसी के भी साथ परमानेंट नहीं रहता है। आज की तारीख में हमारी चाइना के साथ दुश्मनी है, लेकिन हो सकता है आज से 20-30 साल बाद हमारी उससे दोस्ती हो जाए, या फिर सेम गोस फॉर पाकिस्तान, ठीक है। देशों के बीच में ऐसा होता रहता है कि दोस्ती होती है और फिर दुश्मनी होती है, लेकिन ये कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। लेकिन लोगों के लिए मैं तुमको हमेशा बोलूंगा कि अगर तुमको एक बार लग जाता है कि ये वाला दोस्त गड़बड़ है, जो मेरे साथ रहता है, घूमता फिरता है, टाइम पास करता है, मेरा टाइम वेस्ट करवाता है, तो उस वैसे दोस्तों को उसी टाइम पे छोड़ देना है। वो पैर में चुभे कांटे के जैसे हैं, जो तुम्हारे तुम्हारे अंदर घुसते ही जाएंगे, तुमको तकलीफ ही देंगे। ओके, तो ये हो गया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए तीनों पॉइंट लाइव एग्जांपल के साथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त विशेषताओं के युक्त आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा के बीच प्राचीन ग्रीक अर्थात यूनानी इतिहासकार के लेखन में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है। हिस्ट्री शब्द एक ग्रीक भाषा का है। देखो ये जो ग्रीक लोग थे ना, ग्रीक ग्रीक कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं यहाँ के, ग्रीस के, फिर जर्मनी के, वहां पे
वहाँ एरिया है, आज जाके मैप में चेक करना, वर्ल्ड मैप में चेक करना, ठीक है। ग्रीक किन लोगों को बोला जाता है वहाँ पे। आज की तारीख में तो वहाँ पे अलग अलग देश बन गए, लेकिन पहले देशों का एक ग्रुप हुआ करता था, उनको बोलते थे ग्रीक। तो वो जो लोग थे वो बहुत बेचार थे, जिनमें से अभी हम ये पढ़ेंगे, रेने देकार्त, फिर ये वोल्टायर, ऐसे करके बहुत सारे अभी हम देखने वाले हैं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन लोग हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचा है और बहुत अच्छी अच्छी दुनिया को ज्ञान देके गए हैं। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी देखो यहीं पे बता रहे हैं कि जो हिस्ट्री जो शब्द है वो भी एक ग्रीक भाषा का है। ईसा पूर्व, ये कहते हैं 5वीं ईसा पूर्व शताब्दी में हीरोडोटस नाम ग्रीक इतिहासकार था। ग्रीक इतिहासकार हीरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहला प्रयोग अपने द हिस्ट्रीज ग्रंथ में शीर्षक में किया था। चलो ठीक है, ये अपने उतना काम का नहीं है, जल्द से ज्यादा अपनी याद रखते हैं। हीरोडोटस नाम के एक आदमी ने हिस्ट्री शब्द का आविष्कार किया या फिर शोध किया। कहने का मतलब है कि वहाँ के लोग बहुत विचारक होते थे, दुनिया और इनके बारे में सोचते थे, और जो आदमी सोचता है वो करता है। तो आगे बढ़ते हैं। कितना बड़ा भाई चैप्टर ये, मेरे ख्याल से ये इनके टॉपिक्स हैं। हाँ, अभी आगे सारे आदमियों के बारे में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ग्रेट फिलोसोफर्स, ठीक है। लेकिन मैं फेवरेट वाला नहीं दिया था, चलो कोई बात नहीं। यूरोप में हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन, ये वाला पढ़ लेते हैं, वाला टॉपिक आज कंप्लीट करते हैं, कल हमारा चैप्टर हो जाएगा। 18वीं शताब्दी तक यूरोप में दर्शन और विज्ञान क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 18वीं शताब्दी मतलब 1800, ठीक है, यानी कि आज से 300 साल पहले। आज से 300 साल पहले बहुत सारे विज्ञान के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में, दर्शन क्या मतलब होता है, सोचना, विचार करना, किसी भी चीज के बारे में विचार करना कि सच क्या है, किन किन चीजों को सच बोला जा सकता है, क्या झूठ का इस्तेमाल करना चाहिए। कल हमारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है, कल वाली क्लास मिस मत करना। अच्छा अच्छा, एक मिनट, कल तो अपनी वो है, कल पेरेंट्स मीटिंग है, उसके बाद वाली जो क्लास होगी उस वाली क्लास, कल पेरेंट्स मीटिंग है, सब लोग 5 बजे रेडी रहना। पेरेंट्स और किड्स मीटिंग दोनों है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है आप लोग के साथ, रेडी रहना। हाँ ओके। चलो वाला पढ़ लेते हैं फटाक से, कितना टाइम बचा भाई, अभी है टाइम, 10 मिनट है। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के दर्शन और विज्ञान क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए सामाजिक और ऐतिहासिक यथार्थों का भी अध्ययन करना संभव है, यह विश्वास विचारकों का होने लगा था। आगामी समय में यूरोप, अमेरिका में इतिहास और इतिहास का लेखन जैसे विषयों पर बहुत विचार मंथन हुआ। फलस्वरूप इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठा को महत्व प्राप्त हो गया। 18वीं शताब्दी के पूर्व यूरोप के विश्वविद्यालयों में सर्वत्र ईश्वर संबंधित विचार विमर्श करना और उस संबंध में दर्शन जैसे विषयों को ही अधिक महत्व दिया गया था, परंतु इस स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। ये कितना है, 1838 में जर्मनी में गॉटिंगन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय में पहली बार क्या हुआ, पहली बार इतिहास विषय को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात जर्मनी के अन्य विश्वविद्यालय भी इस इतिहास के अध्ययन में केंद्र बन गए। देखो मैंने बताया था ना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस, ये सब जितने देश हैं ये आगे क्यों हैं, क्योंकि वहां पे के जो लोग थे वो बहुत बड़े बड़े विचारक थे, साइंटिस्ट थे, इसकी वजह से वो लोग आगे हैं। उन लोगों ने इन सब चीजों के बारे में बहुत पहले से सोचना चालू कर दिया था। ओके, तभी वहां पे देखो सारे एक्सपेरिमेंट पहले हुए हैं, बंदूक का आविष्कार वहीं पे पहले हुआ, मिसाइल बनी वहीं पे बनी, ये सब चीजें बन गई, अब हम लोग वहां से खरीदते हैं। तो जो जिस जिस देश में जितनी ज्यादा इन चीजों पे सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा, तो फिर वहां पे विकास भी होगा। अभी हम सोच रहे हैं, लेकिन ये लोग तो आगे निकल गए, तो अभी थोड़ा अपने को तेजी से सोचना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण विचारक। अब ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तुमको पूरी लाइफ भर काम आएंगे। इनमें से ये जो लोग हैं, इन लोगों के बारे में पक्का तुम लोग आके इंटरनेट में या फिर यूट्यूब में पढ़ना, ठीक है। मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी तुमको आज जानकारी दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में एक जो मेरे फेवरेट है उनके बारे में बताऊंगा। फिलहाल हम इनके बारे में देखते हैं। इतिहास लेखन के विज्ञान का विकास होने में अनेक विचारकों का योगदान प्राप्त हुआ। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विचारकों को की जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा एक मिनट, मैंने पिछला वाला तो बताया नहीं, पिछला वाला जो हमने देखा
यूरोप में हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन। मैंने बताया कि यूरोप जो था, ठीक है, यूरोप भी बोलते हैं, तो यूरोप जो था यूरोप, वहां पर जैसे मैंने कौन कौन से कंट्रीज बताया, जर्मनी हो गया, ग्रीस हो गया, इटली, फ्रांस, ये वाले जो कंट्रीज हो गए, यहाँ पे के जो लोग थे ग्रीक कहलाते थे। तो इन लोगों ने बहुत सारे इनमें से विचारक हुए। विचारक कौन से थे? जो किसी भी विषयों के बारे में सोचते थे और सोचने के बाद फिर उन चीजों पर काम करके नए नए आविष्कार किया करते थे। इनको साइंटिस्ट नहीं बोला जाएगा, इनको विचारक और साइंटिस्ट क्या होते हैं अलग अलग मैं अभी बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये सोचो कि जो ये लोग थे ये सोचते थे और सोचने के बाद फिर उन चीजों पर काम किया करते थे। इसकी वजह से उनके देश में तुम देखोगे तो वो किसी के जल्दी गुलाम नहीं बने, क्योंकि वहां के लोग अपनी आजादी के बारे में सोचा, उन्होंने अपने लोगों के बारे में सोचा। सोचने का मतलब हर चीज के बारे में सोचना, कि वो माँ बाप से लेके, दोस्ती से लेके, स्वतंत्रता से लेके, फिर आधुनिक विज्ञान से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, हर चीज के बारे में, जिन चीजों के बारे में तुम ज्यादा सोचते हो वो चीज के बारे में तुम लोग और अच्छे होते जाते हो। अगर तुम तुम्हारे दोस्त के बारे में ज्यादा सोचोगे तो तुम उसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अगर तुम पढ़ाई के बारे में ज्यादा सोचोगे तो तुमको पढ़ाई भी और अच्छे तरीके से आने लग जाएगी। तो वैसे ही उन लोगों ने कोई भी चीज को अगर पकड़ा तो उसको तब तक उसके बारे में विचार किया, बातचीत की, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, जब तक वो चीज को पूरे अच्छे तरीके से समझ नहीं गए। तो यही यहाँ पे बताया हुआ कि पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे सब कुछ मान लेते थे कि सब भगवान कर रहे हैं, जो है भगवान की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, खुदा की मर्जी है, ऐसा मान के रह जाते थे। लेकिन ऐसा यहाँ पे ये जो 18वीं शताब्दी बताया है, इस टाइम से चेंज आने लग गया। लोग सोचने लग गए कि भाई जो चीजें करनी है वो खुद से करनी पड़ेंगी, तभी भगवान मदद करेंगे। ऐसा खुद ब खुद जादू नहीं होएगा, खुद ब खुद पहिया नहीं घूमेगा, उसमें इंजन लगा के उसमें तेल डालना पड़ेगा तभी पहिया घूमेगा, ना जादू से नहीं होने वाला कुछ। तो ऐसे करके ये 18 सेंचुरी में ये सब स्टार्ट हुआ यूरोप से। यूरोप में वहां पे लोगों ने ऐसी क्रांति चालू की, और ऐसे कुछ लोगों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, पहले वाले के बारे में जानते हैं, इनका नाम है रेने देकार्त। रेने देकार्त, ये कितना है सन, कोई मुझे पढ़ के बताएगा मेरे को जरा? हिंदी वाले नंबर थोड़े से गड़बड़ लगते हैं। 1598 है क्या? नहीं 15 तो नहीं होगा, 1798। 1596 to 1650। 1650, ठीक है। तो ये रेने देकार्त इस टाइम के हैं। इस टाइम जन्म हुआ होगा, इस टाइम मृत्यु हुई होगी। मतलब मान लो 50 यहाँ के और 4 यहाँ के, 54 साल तक जिए हैं। इतिहास का लेखन, इनका पढ़ा, इनके बारे में पढ़ते हैं। इतिहास का लेखन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऐतिहासिक साधनों की विशेषता, कागजातों की विश्वसनीयता की जांच करना आवश्यक है। यह विचार आग्रह पूर्वक रखा जा रहा था। यह विचार रखने वाले में फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्त अग्रणी था। थे करना चाहिए था, इज्जत देनी चाहिए थी यहाँ पे। उनके द्वारा लिखित डिस्कोर्स ऑन द मेथड, जब बड़े हो जाओगे तो इस किताब को पढ़ना, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, तुम लोग पूरा पढ़ना उसको। डिस्कोर्स ऑन द मेथड ग्रंथ में वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक नियम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और वह नियम है कि जब तक कोई बात सत्य है, ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता, तब तक उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा जब तक कोई बात सत्य है, हाँ, ठीक है। रुको मैं 1 मिनट इसको इंग्लिश बुक में देखता हूँ, मेरे को ये ठीक से समझा नहीं कि क्या बोल दिया इनने। इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि, अच्छा ठीक है, समझ गया, मुझको थोड़ा सा इनने ट्विस्ट कर दिया। देखो यहाँ पे क्या बताया इनने रेने देकार्त का मेन चीज उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी चीज को तुम सच तब तक मत मानो जब तक उसका प्रूफ नहीं है। ठीक है, अभी अगर मैंने तुमको बोल दिया कि क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि डांगे चौक पे अमिताभ बच्चन आया हुआ है, ठीक है, डांगे चौक पे अमिताभ बच्चन आया है, तो उसको तब तक नहीं मानना है जब तक तुमने खुद जाके नहीं देखा। हो सकता है मैंने तुमको कोई फोटो भेजी हो, खुद से बना के भेज दी हो फोटो, तो तुम लोग मान लो, लेकिन ऐसा नहीं है।
ठीक है, ऐसा तुम धार्मिक चीजों में बहुत देखोगे कि धर्म में हमको ये बताया होता है कि ये चीज ऐसी है और बहुत लोग मान लेते हैं उसको। तो ये रेने देकार्त ने क्या बताया कि ऐसी चीजों को तब तक मत मानो जब तक उसका प्रूफ नहीं है। ठीक है, देखो कितनी जरूरी चीज है ये। हम लोग इसी की वजह से बहुत अंधश्रद्धा बढ़ जाती है कि जब हम किसी की बातों को बस बिना सोचे समझे मान जाते हैं। जैसे अगर तुम देखोगे तो गांव में बल्कि शहरों में भी कभी कभार सुनने को आता है कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा होता है तो किसी के दूसरे बच्चे की या फिर किसी रिश्तेदार वाले बच्चे की ऐसे बलि दे के दे दो तो फिर तुमको हो जाएगा ऐसा बच्चा, है ना। ऐसा करके तुमने सुना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा होगा। तो ये इन्होंने यही मेन चीज बताया कि उस चीज पे तब तक भरोसा मत करो जब तक उस चीज का कोई प्रूफ तुम्हारे पास नहीं है। जब तक कोई बात सत्य है ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता, निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता, ऐसा प्रूफ नहीं हो जाता है, कहने का मतलब है तब तक उसको कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी बड़े आदमी ने बोला हो, कुछ भी हो। ठीक है, फिलहाल अभी तो तुम्हारे जो माँ बाप बोल रहे होते हैं वो बिल्कुल सच है, और जो तुम्हारे टीचर बोल रहे होते हैं, ये दोनों की बात अभी तो तुमको सुननी है पूरी। इसको छोड़ के तुम्हारी किताबों में तुम्हारे, मैं खासकर धर्म वाली चीजों को इसलिए बोलता हूँ कि धर्म वाली चीजों को जब तुम खुद खुद तुम्हारा दिमाग चलने लगे तब अपने हिसाब से सोचना है। जो उन्होंने लिखा हुआ है, किसने कैसे लिखा है, ये हम नहीं जानते, हम जानना भी नहीं चाहते, लेकिन हम अपने हिसाब से सोचेंगे तो उस हिसाब से सोचना। लेकिन जो टीचर और मैंने पेरेंट बताया इनकी बातों में, क्योंकि ये लोग तुमको हमेशा अच्छे ही राह पे लेके जाएंगे। ठीक है, धर्म जरूरी नहीं है कि तुम धर्म का बहुत पालन करो तो तुमको धर्म सही रास्ते पे लेके जाएगा। और पता चला बोला है कि तुम तुम्हारे धर्म के लिए उस आदमी को मारो, भाई तो ये तो गड़बड़ है ना। ठीक है, ओके। तो अपन ऐसा करते हैं कि आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं, बाकी के विचारक थे हम इनको कल देखेंगे। बाकी के विचारक है वोल्टियर, फिर जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। ये हेगल, ये देखो ये दोनों बहुत, वोल्टियर का तो मैंने उतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, हेगल का पढ़ा है। और कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, इसका भी अपन देखेंगे। फिर एंडलेस प्रणाली, इसका नहीं पढ़ा मैंने, माइकल फूको। स्त्रीवादी इतिहास लेखन, स्त्रीवादी, ये वाला भी अच्छा है, स्त्रीवादी। ठीक है, कल मजा आएगा अपने को। आज भी वैसे हमने एक आध चीजें मजेदार देखी। और सर हाँ हाँ, संदेश कार्तिक, yes, tell me। कल तो पेरेंट्स ना। हाँ हाँ, कल से मतलब वही मेरा जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी एक आध क्लास बढ़ाने के लिए, अगर तुम्हारी वो वाली नहीं हो रही है तो कुछ टाइम लेके। ओके ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा कि अगर ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को कोई क्लास का होता है तो मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एक आध क्लास और बढ़ा देते ताकि ये अच्छे स्पीड पे आ जाता, वरना अभी काफी काफी सारा इसमें कोर्स है और टाइम लग सकता है इसके लिए। वी हैव टू बी अ लिटिल बिट फास्टर टू कवर दिस अप। ठीक है, तो अभी तुम लोगों को क्या करना है, अभी हमने काफी चीजें देख ली हैं, एक क्वेश्चन ऐसे मुझे करके भेजने हैं। इसमें जितने क्वेश्चन, तो कार्ल मार्क्स जो हमने 3 लोग नहीं पढ़े, 3-4 लोग अभी नहीं पढ़े, उन 3-4 लोग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनको नहीं करना है, बाकी के करके मुझे भेजो। ओके सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना हम क्या पढ़ रहे हैं। यस सर। ओके, और कल याद रहे, कल हमारी 5 बजे पेरेंट्स और किड्स मीटिंग है। वी हैव टू डिस्कस वेरी यस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको डिस्कस करने हैं, तो मौजूद रहना। ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सर। किसी को कुछ बोलना है तो टेल मी।